आजकल अनियमित दिनचर्या, खान-पान में लापरवाही और बढ़ते तनाव से हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि हृदय रोग के इलाज के लिए कई ऐसी मॉडर्न तकनीक्स भी आ गई हैं, जिससे इसका इलाज आसानी से हो गया है। ऐसी एक तकनीक है EECP। आज हम आरोग्य में इसी तकनीक पर बात करेंगे। तो देश में दिल के मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है और पिछले 50 साल से हृदय के रोगों के इलाज में काफी बदलाव भी आया है। आज कई तरह की ऐसी तकनीक है जो काफी सुरक्षित और कारगर तरीके से इसका इलाज कर रही है। ऐसी एक तकनीक है EECP। आइए इसकी एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल की बीमारी का इलाज पहले सिर्फ दवा के ही जरिए संभव था। बाद में बाईपास और एंजियोप्लास्टी के जरिए भी इलाज होने लगा और ये काफी हद तक कामयाब भी है। लेकिन बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में ऑपरेशन के दौरान बाहरी तत्वों के शरीर में प्रवेश से कुछ साइड इफेक्ट भी मरीजों को झेलने पड़ते हैं और ये काफी खर्चीला भी होता है। लगातार रिसर्च के बाद विशेषज्ञों ने खोज की EECP तकनीक। EECP एक ऐसी तकनीक है जो रक्त स्पंदन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बगैर ऑपरेशन के मरीज के हृदय में रक्त का संचार उसी के खून से होता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और आसान भी है। इसमें इलाज के लिए 25 से 30 घंटे लगते हैं। 1 घंटे के हिसाब से लगभग 1 महीने तक मरीज का इलाज किया जाता है। लेकिन इसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज वो अपनी डेली रूटीन में लौट सकता है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। EECP के सफल इलाज का असर दिल पर 5 साल से अधिक तक रहता है। ऐसे लोग जो ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा पाते या जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनके लिए EECP तकनीक फायदेमंद है। जिन मरीजों का पहले ऑपरेशन हो चुका है और उन्हें फिर से सीने में दर्द, सांस फूलने या सूजन की शिकायत हो, तो ये तकनीक कारगर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरिश्ता हार्ट एंड EECP सेंटर से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए फरिश्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप डॉक्टर साहब से EECP तकनीक पर कोई सवाल करना चाहते हैं या हृदय रोग से जुड़े कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771 400 8777। इस पर कॉल कर आप समाधान अपने जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, EECP तकनीक की अगर बात यहाँ पर हो रही है, इससे पहले तक लोग जानते थे बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, उसके मुकाबले ये तकनीक हालांकि अब पुरानी हो चुकी है, कहाँ स्टैंड करती है, किस प्रकार से विश्वसनीय है? देखिए, क्योंकि अब ये मान्यता प्राप्त टेक्निक हो चुकी है। आप बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, जर्नल्स में, ब्राउन वॉल की टेक्स्ट बुक में लगभग आधा पेज इस पर दिया गया है। तो ये FDA अप्रूव्ड हो चुकी है, NB अप्रूव्ड है लंदन में, इंग्लैंड में। तो अब ये एक स्थापित इलाज है। इसका इंश्योरेंस क्लेम मिलने लगा है लोगों को, सबको, इंडिया में भी मिलने लग गया है। तो ऐसी एक टेक्निक है, ऐसी एक मशीन है जिससे आप उपचार करते हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स के मुकाबले बराबर ही हैं। देखिए, मकसद ये है कि आपको रायपुर से बंबई जाना है। बाईपास सर्जरी का मतलब हुआ आपने फ्लाइट पकड़ी और आप यहां से उड़े और बंबई पहुंच गए, 5-7 दिन में आपको छुट्टी हो गई। तो ये हुआ ऑपरेशन बाईपास का। आप EECP टेक्निक करेंगे से इलाज अपना लेंगे तो ये बिना ऑपरेशन के एक सुरक्षित, सेफ, नेचुरल बाईपास कह लीजिए इसको, उस प्रकार का इलाज है जिसमें आपको धीरे धीरे करके आप बंबई पहुंचेंगे तो 7 दिन लग जाएंगे। तो इसमें 35 दिन, लगभग 35 सीटिंग के लिए आना पड़ता है। तो पहुंचना बंबई है, खून का प्रवाह नहीं पहुंच रहा है बंबई तक, तो आप हवाई जहाज से पहुंच जाइए या ये ट्रेन वाले रास्ते से धीरे धीरे करके पहुंचिए। पहुंचना मकसद है आपका बंबई पहुंचना। तो उस लिहाज से ये टेक्निक एक नेचुरल तरीके से आपको मंजिल तक पहुंचाती है। रिजल्ट लगभग सामान्य है। ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, और शायद संभव हो भी ना पाए, क्योंकि वो एक अलग ही ऑपरेशन वाला दिशा होता है। बिल्कुल, वो ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन चीरफाड़ उसमें होता है, और EECP में ये तमाम चीजें नहीं होती, मुश्किल भी होती है। देखिए, उसका और इसका कंपैरिजन कर लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मरीजों के स्टैटिस्टिक्स से और अपने खुद के अनुभव से, अब 3 साल होने आए, तो मैं जो नोटिस कर रहा हूं अब कि काफी हद तक कारगर है। और
रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंजियोप्लास्टी और बाईपास के कंपैरिजन में लगभग बराबर के रिजल्ट्स, और कई जगह बेहतर हैं, लेकिन अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं संकल्प रायपुर से। संकल्प जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो सर, नमस्कार जी संकल्प जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि हार्ट अटैक आता है, उसके क्या कारण होते हैं और कैसे मतलब उसके उपचार उपाय है कि उसको रोका जा सके? देखिए, आपका सवाल तो बड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा इसका, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं लगता है कि कई बार हार्ट अटैक, किसको हार्ट अटैक आने वाला है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो 35 के ऊपर है, अगर उनको सीने में दर्द हो और वो हाथ ऐसा रखें, सीने में दर्द हो, पसीना निकले, घबराहट हो, हांफने लग जाएं और बहुत बेचैनी महसूस करें और ये दर्द कुछ समय चले, आधे घंटे से ज्यादा महसूस हो रहा है वो ऐसा दर्द, तो जो वहां लोग मौजूद हैं या जो डॉक्टर उनको अगर अटेंड करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट्स करता है तो हमको हार्ट अटैक की दिशा में सोचना चाहिए। अब आपका इसके अलावा जो दूसरे प्रश्न है कि क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। हैबिट्स हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, माँ बाप को और परिवार में हो तो उनको होता है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, ऐसे तमाम वो कारण हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, हैबिट्स उनकी खराब रहती है, तंबाकू शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, तो इन सब बातों को अगर आप दूर रखेंगे तो निश्चित तौर पर हार्ट अटैक से बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांकेर से जुड़े हैं कमल। कमल जी, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। जी जी, हेलो जी कमल जी बोलिए। हाँ जी, ऐसी कौन सी जांच है जिसमें हृदय रोग के बारे में 100% सही जानकारी मिल सकती? देखिए, हाँ जी, हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ। देखिए, हम लोग हमेशा ये नहीं कहते हैं कि इस जांच से आप ये जांच करा लीजिए 100% पता लग जाएगा, लेकिन हम लोग एक डॉक्टर होने के नाते एक डायग्नोसिस बनाते हैं, एक जांच की दिशा तय करते हैं। आपको खून टेस्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद एक आपकी प्रिलिमिनरी जांच होगी जो ईसीजी कहते हैं, ईसीजी होगा, आपका ट्रेडमिल टेस्ट होगा, आपका इको और कलर डॉपलर होगा। इसके बाद भी अगर डॉक्टर को शंका होगी और अगर डॉक्टर डायग्नोसिस के बारे में या उसको बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, वो चाहता है कि और सूक्ष्मता से ये पता लगाए कि क्या क्या कारण है, क्या कितना नलियों में रुकावट है या क्या वाल्व में खराबी है, तो एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी के द्वारा पता लग जाता है कि कहाँ किस नली में रुकावट है, प्रेशर्स कितने हैं, तो उस लिहाज से एंजियोग्राफी एकमात्र इलाज, एकमात्र जांच है। अब आजकल दो प्रकार से एंजियोग्राफी होने लग गई, एक जो नॉर्मली पहले होती थी, लेकिन अब जो है एंजियोग्राफी एक हम लोग 104 सीटी स्कैन हार्ट का करके सीटी एंजियो बोलते हैं, तो सीटी एंजियो से भी पता लगाया जा सकता है कि हार्ट की बीमारी, हार्ट की नलियों में रुकावट है कि नहीं। ये अब रायपुर में भी उपलब्ध है। ईसीपी तकनीक पर बात हो रही है और साथ ही जो कॉलर्स हैं उनका समाधान भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस वक्त एक कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विपुल जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। विपुल जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी विपुल जी, आप आवाज सुन रहे हैं तो डॉक्टर साहब से अपना सवाल कर सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये सुबह उठने से मुझे घबराहट होती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। विपुल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे। सुबह उठने से मेरी धड़कन तेज हो जाती है और घबराहट महसूस होती है, बीच बीच दर्द होती है। ठीक, मैं समझ गया। आपने बताया कि आपको सुबह उठते ही धड़कन दिल की तेज हो जाती है और घबराहट महसूस होती है। ऐसा कब से हो रहा है आपको? लगभग 6 महीने से ऐसा होता है। 6 साल से? 6 महीने। आपने 6 महीने से आपने अपना परीक्षण करवाया, ईसीजी वगैरह करवाया, इको डॉप? अभी तक कोई ऐसा नहीं करवाया। कुछ परीक्षण नहीं करवाया? जी नहीं, परीक्षण जरूर करवाइए, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर आप तंबाकू और अल्कोहल, शराब और मानसिक तनाव में रहते हो तो इन सब बातों से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ी बहुत वर्जिश किया करिए और मैं समझता हूँ सिगरेट, शराब और इनसे दूर रहें और चाय कॉफी की मात्रा भी कम लें। अमूमन ऐसा धड़कन की शिकायत उन लोगों को होती है जिनको जो ये एक्सेस में लेते हैं, तो तंबाकू और इन चीजों से बचें और एक बार अपना परीक्षण करवा लीजिए। उम्र कितनी है आपकी? जी जी, आपकी उम्र कितनी है विपुल जी? उम्र 28 साल है। कितनी? 28? जी। आप बेफिक्र है, कुछ नहीं।
जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बिहार से, नीरज जी। डॉक्टर साहब से आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बोलिए नीरज जी। सर जी, ये हम सोराइसिस के रोग के बारे में जानना चाहते हैं सर। किसके बारे में? सोराइसिस। माइट्रल स्टेनोसिस, MITRAL। माइट्रल सोराइसिस चमड़ी की बीमारी, स्किन की बीमारी है। सोराइसिस एक स्किन की बीमारी होती है जिसका नाम सोराइसिस है। उसकी स्पेलिंग PSORIASIS होता है। और ये जी हाँ, और इसमें चमड़ी में ऐसे दाग हो जाते हैं और उसमें स्केल्स निकलती हैं। अगर ऐसा उसको रगड़ते हैं तो उसमें से वाइट माइका जैसी स्केल्स गिरती हैं। ये बीमारी बहुत कॉमन है और इसमें कई प्रकार के इलाज साबित हो चुके हैं कि कुछ हेल्पफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा फैलने के बाद ये बीमारी को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। किसी नीम हकीम के चक्कर में मत पड़िए कि मैं ठीक कर दूंगा, नहीं तो आपकी कुछ दवाइयां से आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो नीम हकीमों से दूर रहिए। आप अपना उपचार किसी अच्छे आपके फैमिली डॉक्टर से पूछ के स्किन वाले डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक रायपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललित जी। डॉक्टर साहब से आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। ये मेरे को बताएंगे, मेरे को जो है अटैक आ गया था, तो अपन ने वो डॉक्टर ने बताया, अपना एंजियोग्राफी वगैरह किया, तो एक आर्टरी में 90% बताया, एक में 70 सीडी वगैरह दी, एक में कर दिया है। उसके बाद में जो हमारे मित्र आए थे उन्होंने जो है आपका नाम बताया, उन्होंने आपसे ही करवाया था जी। तो मैं ये चाह रहा था बहुत समय से जो है आपसे मुलाकात करने के लिए भी, लेकिन क्या है कि पहले आप फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में था, अब आपका कहाँ पर है? अच्छा, दूसरा ये आपके पास ये सारी सुविधाएं जो आप बता रहे थे अभी, इको और TMT वगैरह सब उपलब्ध हैं, और ये दोबारा फिर जो है हम आके जो है आपको बता सकते हैं कि दूसरे आर्टरी में क्या है क्या नहीं है? जी हाँ, आपको अपनी एंजियोग्राफी की CD अगर आपके पास हो तो उसको लेके आइए, उसको देख लेंगे और आवश्यक हुआ तो जो जांच मुनासिब होगी और मुमकिन होगी वो सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो की जा सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में आता है कि अचानक हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या घर में ही या कोई पड़ोसी है, अचानक किसी को अगर दिल में या सीने में कोई दौरा पड़ता है या सीने में कोई तकलीफ होती है, तो ऐसे समय इमीडिएट क्या उपाय यहाँ पर करने चाहिए? देखिए, अगर वो मरीज इस बात के बारे में उसको पता है कि वो हार्ट का मरीज है और उसको ऐसे दर्द उठता रहता है, तो अमूमन लोग अपने साथ गोली जीभ के नीचे रखने वाली आइसोर्डिल सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की वो जीभ के नीचे रखी जाती है। अक्सर लोगों को और उनके घर वालों को ये बात की जानकारी होती है, तो उस दिशा में ये किया जाना चाहिए। अगर ऐसी संभावना लगती है कि इस मरीज इसको हार्ट अटैक हो सकता है और ये जिस प्रकार के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हार्ट अटैक न भी हो तो भी मरीज को ये हिदायत दी जानी चाहिए कि वो लंबी लंबी सांस ले, जल्दी लंबी सांस ले और खांसे, लंबी सांस लेके ऐसा करने से खून का प्रवाह हार्ट की ओर बढ़ता है, और लंबी सांस लेके रोकने से वल्सल्वा मैन्यूवर से भी हार्ट में खून का प्रवाह बढ़ता है। तो ये इस तरीके से करने से हार्ट के अटैक से जो नुकसान होने वाला है इनिशियल फेज में, उससे बचाव हो सकता है। तो यही एक चीज है। और अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक आ ही जा रहा है और पता है, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टरों को वहां पर अपने साथ में हमेशा जाते समय एक एस्पिरिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली, एस्पिरिन की गोली, वो हमेशा साथ रखना चाहिए। उन्हें अगर शक भी होता है कि हार्ट अटैक है, तो उनको मरीज को सबसे पहले ये हार्ट की गोली, मतलब ये एस्पिरिन की गोली देनी चाहिए। और ये ढूंढना इसको नहीं चाहिए कि मैं जीभ के नीचे वाली गोली देखूं। जीभ के नीचे वाली गोली के अलावा ये चीज की जा सकती है कि आप उनको ये गोली खिला दीजिए डिस्प्रिन की, उससे जो आप बचाव करेंगे वो ये जीभ के नीचे वाली गोली से कहीं हद तक ज्यादा है। और आजकल ये शिक्षा दी जाती है कि हार्ट अटैक जैसे होता है और आप वहां मौजूद हैं, तो सबसे पहले आप डिस्प्रिन की गोली खाएं, एस्पिरिन की गोली खाएं। उसे जीभ के नीचे लगा नहीं, उसको खा लीजिए पानी के साथ। ठीक है, ये तो पहला, सबसे पहले ये करना है। उसके बाद आप देखिए, एक खुद विचलित ना हो, रिश्तेदार डॉक्टर खुद विचलित ना हो, टेलीफोन करें, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, आप एम्बुलेंस के लिए फोन करें। देखिए, घर पे उपचार करने की नहीं सोचनी चाहिए। डॉक्टर को जो भी डॉक्टर हो या उनको बुलाएं, उनको देखें
और उनको शिफ्ट करें। जी। एक समय था कि हम लोग घर पे ज्यादा इलाज करते थे, लेकिन आजकल समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। बिल्कुल, तो ऐसे समय में तत्काल अपने जो नजदीक के यहाँ पर फैमिली डॉक्टर को अपने बुला लीजिए, उनको एक कॉफी, मरीज को चाय कॉफी कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का दे दीजिए, रिलैक्स करिए। बिल्कुल आप उनके सिरहाने बैठिए, सिर पे हाथ रखिए और कहिए कि ईश्वर चाहेगा तो तुम बिल्कुल ठीक होगे। साथ ही इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं, अमर धावना जी। अमर धावना जी ने भी ईसीपी तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल किया और आज बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अमर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या तकलीफ थी आपको, डॉक्टर साहब के पास आप पहुंचे, किस प्रकार आपका इलाज हुआ? थोड़ा सा थकावट महसूस होती थी, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को अपनी जानकारी दी तकलीफ के बारे में, तो इन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में बताया और मैंने ट्रीटमेंट लिया है। 35 दिन तक शुरू में लगातार लिया, अभी भी 10 दिन एडिशनल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट अभी भी चालू है और पहले के मुकाबले मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा शुरू से डॉक्टर फरिश्ता के ऊपर हमेशा से भरोसा रहा है। मैं इनका 30 साल पुराना पेशेंट भी हूँ। इन्होंने कहा कि इस तकनीक से आपको फायदा हो जाएगा, तो मैंने पूरे भरोसे से इलाज कराया है और आज पहले से फायदा आप महसूस करें। इसका क्या कोई साइड इफेक्ट आपको हुआ या इलाज के दौरान कोई तकलीफ आपको हुई? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इलाज के दरमियान कोई तकलीफ भी महसूस नहीं होती है। बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के ट्रीटमेंट होता है और पिछले 45 दिन से मैंने कोई परेशानी महसूस नहीं की है ट्रीटमेंट के दौरान, और बल्कि ट्रीटमेंट के बाद मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। बिल्कुल, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की भी बात यहाँ पर की जाती है। ईसीपी तकनीक आपने यहाँ पर चुनी, आपने निश्चित तौर पर बाईपास और एंजियोप्लास्टी के बारे में भी पता किया होगा, किस प्रकार आपको ये तकनीक लगी? सबसे पहली बात तो मेरे तीनों वॉल में 90% ब्लॉकेज बताया गया था। तो एंजियोप्लास्टी होने का सवाल नहीं था, बाईपास मेरे पास एक आखिरी रास्ता था जी। अब चूंकि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ और बाईपास सर्जरी मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैंने ईसीपी पर ज्यादा भरोसा किया और चूंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, तो इस वजह से और ज्यादा ही भरोसा था मेरे को कि मैं ठीक हो सकता हूँ। बाईपास सर्जरी कराएंगे तो कम से कम 6 महीना बेड पर भी लोग बताते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनको 6 महीने तक ठीक होने में समय लग जाता है। तो इस समय भी लंबा था, तकलीफ भी थी एक, और ऑपरेशन का एक भय भी था। तो सब चीजों को देखते हुए मैंने ईसीपी करवाना ज्यादा पसंद किया और सबसे ज्यादा मेरे को जो फेथ था, अपने भरोसे की वजह से मैं डॉक्टर फरिश्ता के पास पहुंचा था और मैंने इलाज करवाया है।